स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवजात बच्चे की हत्या के आरोप में उसकी मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। पुराने अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपने ही नवजात बच्चे की हत्या। शादी के 6 माह बीत जाने के बाद बच्चे को दिया था जन्म। धान खरीदी के पहले दिन कई केंद्रों में नहीं बन पाई अच्छी व्यवस्था। मात्र 9 केंद्रों में खरीदा गया 360 क्विंटल धान। 23 केंद्रों का स्थान बदलकर गोदामों में बनाया गया केंद्र। खरका नाला हत्याकांड का पर्दाफाश, तीनों आरोपी गिरफ्तार। जादू टोने के शक पर की थी हत्या। गर्राबास डिपो के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। पीजी कॉलेज के 150 से ज्यादा छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप के लिए हो रहे परेशान। दूध के धोखे में कीटनाशक पीने वाली बालिका की मौत। गुरुवार से भवन ठेकेदार संघ 4 दिनों की हड़ताल पर। ग्राम पंचायतों में राशन दुकान स्थापित करने के प्रयास हो रहे विफल। 187 नई राशन दुकानों के लिए आए महज 20 आवेदन। और एमपी बोर्ड ने समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय में व्यवस्थाओं के नाम पर भेजा कबाड़। संस्था की बड़ी परेशानी, बोर्ड को लिखा पत्र। और अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मंगलवार को एक नवजात बच्चे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद इस हत्या के मामले में नवजात बच्चे की मां रीना भगत के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार रीना की शादी को 6 माह ही हुए थे और उसने एक शिशु को जन्म दे दिया था। इस पर उसके पति चंचल भगत ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही थी, जिस पर रीना ने 2 दिन पहले जन्मे अपने ही बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अपने पुराने अवैध संबंध को छुपाने रीना ने अपने नवजात बच्चे की हत्या की थी। कल जो है मर्ग कायम किया गया था। एक नवजात शिशु की डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में। मर्ग जांच के दौरान जो नवजात शिशु है उसके पिताजी चंचल और उसके मामा विजय सी और उसकी मौसी सीमा भगत और अन्य हॉस्पिटल स्टाफ का हमने स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट के आधार पर ये मालूम हुआ कि जो रीना भगत है उनका जो है नवजात शिशु वो 9 महीने का बच्चा पैदा हुआ था, जबकि पति जो है उस पर शक कर रहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि पति की शादी को केवल 6 माह हुए थे। इसी को लेते हुए वो पति डीएनए टेस्ट कराने की बात करने लगा और डीएनए टेस्ट कराने के दौरान वो बात करने लगा। इसी पर से उसको शंका हुई और उसने अपने पुराने अवैध संबंधों को छुपाने की नीयत से उसने बच्चे की हत्या की। अभी वो जांच का विषय है। अभी इसमें जांच के दौरान जो भी सामने आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। अभी तो प्रथम दृष्टया उन पर अपराध कायम किया गया है और विवेचना की जाएगी। शासन से मिले निर्देशों पर 14 नवंबर को जिले भर में धान खरीदी करने के लिए 159 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 9 केंद्रों पर ही धान खरीदी हो पाई, जबकि अन्य केंद्रों में धान खरीदी का पहला दिन व्यवस्था बनाने में ही गुजर गया। इसके अलावा जिन उपार्जन केंद्रों में पहले से ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के इंतजाम किए गए थे, उन उपार्जन केंद्रों में किसी भी किसान ने धान विक्रय के लिए नहीं लाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व निर्धारित 159 उपार्जन केंद्रों में से 23 उपार्जन केंद्रों को स्थानांतरित 6 गोदामों में किए जाने के आदेश बुधवार को प्राप्त हुए हैं। समर्थन मूल्य पर शुरू की गई धान की खरीदी के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि जिले में धान खरीदी के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही धान खरीदी के पहले दिन बल्हारपुर और कारंजा उपार्जन केंद्रों को मिलाकर कुल 77 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं शाम तक जिले के 9 केंद्रों में 360 क्विंटल धान खरीदे जाने की जानकारी मिली है। सर, जैसे कि आज से धान खरीदी चालू, कितने केंद्र बनाए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई? इस वर्ष बालाघाट जिले में 159 उपार्जन केंद्र नियुक्त किए गए हैं और 159 उपार्जन केंद्रों पर समस्त माकूल जो व्यवस्था है खरीदी की वो हमारे द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है
सभी केंद्रों को कृषकों को राशि भुगतान हेतु जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा 27 करोड़ 10 लाख की साक्षी माफी सुपुर्द कर दी गई है। और अभी तक के जो आज चुकी खरीदी का प्रथम दिन है, अभी तक की जो जानकारी मुझे प्राप्त हो पाई है उसके अनुसार जिले में 2 केंद्रों पे खरीदी कार्य प्रारंभ हो गया है। लगभग 77 कुंटल की खरीदी उनके द्वारा की गई है। सर, जिले में कुछ खरीदी केंद्रों में चेंज किया गया, वेयर हाउस भी बनाए गए हैं। हाँ, इस वर्ष शासन की नीति के अनुसार कुल 6 गोदामों में, वेयर हाउस गोदामों में डायरेक्ट उपार्जन केंद्रों को वहीं खरीदी करने के लिए आदेश जारी प्रसारित किए गए हैं। चूँकि ये मैपिंग करने में शुरुआती दौर में वेयर हाउस प्राप्त नहीं हुए थे, तो मैपिंग करने में थोड़ा विलम्ब हुआ। आदेश आज ही हमने कलेक्टर साहब ने प्रसारित किया है, तो 1-2 दिन में वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं माकूल करा ली जाएगी। कीटनाशक दवा के सेवन में आने से एक 14 वर्षीय बालिका की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका कुम्हारी कला लांजी निवासी ज्योति माहेश्वरी बताई गई है। जानकारी के अनुसार ज्योति 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। बुधवार की सुबह उसने दूध समझकर बोतल में रखी कीटनाशक दवा धोखे से पी ली थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे अपनी मां को पूरी बात बताई, जिस पर उसे लांजी के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह जिले के दुर्भाग्य ही है। यहाँ तहसील स्तर के अस्पतालों में भी इतनी सुविधा नहीं है कि किसी की जान बचाई जा सके, और अक्सर डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मामले जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं। ऐसे में कई बार रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जाती है, जैसे कि बुधवार को हुआ। बालाघाट लालबर्रा मार्ग पर गर्रा बास डिपो के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। मृतक 60 वर्षीय जयसिंह बिसेन चिचगांव निवासी बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयसिंह बिसेन बुधवार को बालाघाट आए थे और कुछ काम निपटाने के बाद वापस अपने गांव लालबर्रा के पास चिचगांव जा रहे थे। तभी किसी वाहन की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हट्टा क्षेत्र में खरका नाला में हुए हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों आरोपियों ठाकुर टोला निवासी विनोद सिंह धुर्वे, चैन सिंह मरकाम और उमेंद्र सिंह धुर्वे को अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इन तीनों आरोपियों ने ठाकुर टोला के एक 50 वर्षीय व्यक्ति वरसील मरकाम की जादू टोने के शक में कुल्हाड़ी और लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश खरका नाला में फेंक दी थी। वारासिवनी क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति कैदी में 15 नवंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और जिला पंचायत सदस्य रोहिणी हरिनखेड़े प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें, 15 नवंबर को 11 बजे समिति को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वारासिवनी क्षेत्र में 2 ही स्थानों पर वारासिवनी एफसीआई और गर्रा एफसीआई गोदाम में ही धान खरीदी किए जाने की बात कही गई है। इस पर समिति प्रबंधक हुकुमचंद बसेने ने आक्रोश जाहिर किया। सर, आपका परिचय? मैं हुकुमचंद बसेने, संस्था प्रबंधक वृत्ताकार सहकारी समिति कैदी। सर, आज यहाँ पे अपने क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? भाई, कार्यक्रम शासन की नीति अनुसार समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का शुरुआत का कार्यक्रम रखा गया था और समर्थन मूल्य पर हमारे कृषक जो हैं कार्य क्षेत्र के, उनकी सबकी धान खरीदी करने का कार्य करने के लिए शुभारंभ किया गया। परंतु अभी शासन का एक पत्र आज प्राप्त हुआ है कि जो हमारी समिति के द्वारा जो धान खरीदी किया जाना है वो शासकीय गोदामों में गर्रा में किया जाना है ना। ऐसा अभी पत्र अपने को प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर समिति में शुभारंभ एक तो कर दिए, परंतु धान खरीदी का कार्य नहीं किया जाएगा। कितने बजे प्राप्त हुआ है? प्राप्त अभी 11 बजे हम जो मीटिंग रखी गई थी, क्या कहते हैं, वारासिवनी में एसडीएम साहब के यहाँ पर, वहाँ पर पत्र प्राप्त हुआ है। तो इस बात को हमारे कृषकों को भी हमने अवगत करा दिया और माननीय विधायक महोदय वारासिवनी खैरलान जी क्षेत्र के विधायक महोदय डॉक्टर योगेंद्र जी को अवगत करा दिया। यदि समिति में धान खरीदी नहीं हुई तो कृषकों को भारी असंतोष होगा, भारी तकलीफ होगी, इसलिए समिति में ही धान खरीदी करने का हमने उनको। वहीं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर निर्मल ने कहा कि जिला कलेक्टर से चर्चा कर केंद्रों में ही धान खरीदी कार्य करवाने का प्रयास करेंगे। टुकड़े टुकड़े में पैसा देने का प्रावधान आएगा और
एक बात निश्चित समझ लें, चाहे लोग कुछ भी कहें, कई बार लोग बोलते हैं ये सरकार क्या कर रही है। अभी देखो, अभी ट्यूबवेल नहीं आ रहे हैं, ट्यूबवेल नहीं आ रहे हैं तो सरकार ने क्या किया, असिंचित भूमि में सिंचाई करने के लिए भाई साहब कुएं दे रही है सरकार। गांव में जाता हूं, पूछता हूं तो बोलते हैं कहीं 8 का कोटा जा रहा है, कहीं 4 का कोटा जा रहा है, कहीं 60 एकड़, कहीं 100 एकड़, कहीं 200 एकड़ असिंचित रकबा बनाओ। आज बहुत अच्छा विषय है, अपने यहाँ ये केंद्र चालू हो गया, अपना खरीदी केंद्र। देखो सरकार, अभी बिहार हम चुनाव में जब गए थे, हमारे मोदी जी ने कहा 0% ब्याज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे। कहीं नहीं है पूरे भारत में, ये शिवराज सिंह की सरकार है। कई लोग बोलते हैं हमको बोनस होना, अब अभी बढ़ा दिया ना, 80 रुपए बढ़ा दिया ना भाई। अभी किसानों को नुकसानी मिलेगी फसल बीमा की, ये सब क्या है, ये सब बोनस है आखिर। अब अभी अपन कई बार सरकार पे आरोप लगता था कि कीटाणुनाशक दवाएं नकली बेच रही सरकार, ये कर रही। मुझे एक बात बताओ, इस साल भी तो लोगों ने बाजार से खरीद करके डाली ना, क्यों काम नहीं की? हमारा तरीका गड़बड़ है। हम कहीं ग्राम सेवक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे जो वो कृषि मित्र हैं उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमको कहीं ना कहीं इन सब बातों का लाभ होगा। वाड़ा खापा कैंट मार्ग पर बुधवार को ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोजेश्वर पटले के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भी आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारी 15 दिन के भीतर सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। आपका नाम सर? बाबूलाल डेकाटे। क्या तकलीफें हो रही है इस रोड से? इस रोड से तकलीफ ये है कि घर किनारे पे, रोड किनारे पे घर है, दुकान है, बैठो दिन भर मतलब जो है डस्ट आते रहते, दरवाजे बंद रखना पड़ता है। उसके बाद में भी देखो, नाक छिड़कने जाओ तो मतलब नाक से ब्लड निकल रहा है, थूकने जाओगे तो मतलब रेत के मतलब वो निकलते हैं, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं कि मतलब ये जो है सारा डस्ट वस्ट से एलर्जी हो रही है। यानी इस प्रकार से जो है मतलब लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ पर। और आए दिन देखो, कल एक एक्सीडेंट हुआ, एक लेडी मतलब दब गई यहाँ पर, दतकोड़ी से खून निकलने लगा, पैर फट गया उसका। एक 3 साल का बच्चा जो था उसको खून लग गया। परसों मतलब एक एक्सीडेंट हो गया, एक लड़का मतलब जो है बाइक से मतलब। सर आपका परिचय? मैं भोजेश्वर पटले, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाराणसी, और मैं यहाँ से इस रोड पे जो आगे ग्राम पड़ता है खापा, वहाँ का रहने वाला हूँ। ये रोड पे आप किन मांगों को लेकर के अपने चक्का जाम किए हुए हैं, और ये रोड है कौन सी? ये रोड खापा से मेहंदीवाड़ा से खापा पहुँच मार्ग है। और ये जो रोड है यहाँ पर खापा में बहुत बड़ा केप है, और जिस केप में यहाँ इस रोड पे 20 से 25 टन 30 टन के ट्रक चलते हैं, और विगत ये 2 साल से ख़राब है। और ये रोड पहले भी प्रधानमंत्री में था, पहले प्रधानमंत्री में बना है, लेकिन इस रोड में भारी वाहन चलने की वजह से ये रोड पूरा ख़राब हो गया था। और इसके टेंडर हुए हैं, आज 1.5 साल हो गया इस रोड का टेंडर हुआ है। और पिछले जून से एक एसएस कंपनी रायपुर की है, इनने इस रोड का काम चालू किया है, और इतनी कच्छ गति से काम चालू किया है कि आज जून के महीने से आज हमारा नवंबर आ गया। परिचय सर? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार निम्ते। ये अपने यहाँ ये रोड कितने वर्षों से बाधित है? सर पिछले 2 वर्षों से टूटा हुआ है, पर अभी रोड तोड़ने से प्रॉब्लम ये बढ़ गई है कि रोज़ आए दिन एक्सीडेंट और धूल की प्रॉब्लम डेली बढ़ते जा रही है। यहाँ से डेली कितने लोग आवागमन करते हैं? यहाँ सर अरे लगभग डेली बड़े वाहन तो 10, 20, 50 डेली चलते हैं। अभी कैंप चालू होगा तो कम से कम सैकड़ों वाहन यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चे, यहाँ के छोटे बच्चे, और आए दिन वैन बस स्कूल की डेली चलती है। मैंने बड़ी घटना का आसार लगा रहता है। बिल्कुल, हमेशा। और आए दिन पिछले 2 दिन पहले ही मेरा बेटा जैसे ही वैन से उतरा, किसी 2 व्हीलर वाले ने आके यानी रोड डैमेज होने के कारण वहाँ पे अनेक छोटा सा एक्सीडेंट होते हैं, बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 15 नवंबर को कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य गोविंद सिरसाटे को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए आ रही दिक्कतों का जिक्र किया गया। इस संबंध में छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्होंने CLC राउंड में एडमिशन लिया था,
नामांकन में समस्या आने से छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। कुमारी साधना अंसारी। कौन सी क्लास में आप? BSc फर्स्ट ईयर CBZ। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है अभी? हम लोग का CLC में एडमिशन हुआ था तो हम लोग का नामांकन नहीं हो रहा है, और नामांकन नहीं होगा तो हम लोग पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, और गाँव की बेटी का फॉर्म नहीं भर सकते। आपने प्रिंसिपल से मिला था? नहीं। अच्छा, क्यों दिक्कतें आ रही है? मतलब फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं आप लोग? फिर डेट चल जाएगी तो फिर नहीं, फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहे हैं आप लोग? नामांकन नहीं होगा जब तक नहीं भरा जाएगा। तो नामांकन दे नहीं रहे क्या? नहीं हो रहा है। ऑफलाइन एडमिशन है ना हम लोग का, इसलिए। ऑफलाइन की वजह, ऑफलाइन की वजह से नहीं हो पा रहा है। वहीं छात्र छात्राओं की समस्या के बारे में कांग्रेस सेवा दल के मीडिया प्रभारी ऋषि मिश्रा ने इसे पूरी तरह से कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही दर्शाया। भैया ऋषि मिश्रा, मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला प्रवक्ता हूँ। बताओ क्या समस्या को लेकर क्या होता है? सर, ये बच्चों के जो CLC राउंड के बाद हम लोगों ने आंदोलन करके सीट बढ़वाई थी, ठीक है, तो इन लोगों का ऑफलाइन एडमिशन हुआ था। अब कंडीशन ये बन रही कि बच्चे नामांकन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अगर ये नामांकन फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो जो छात्रवृत्ति है इनको वो नहीं मिल पाएगी। तो लगभग छात्रवृत्ति की डेट आज लास्ट डेट थी, जैसे जानकारी मिली, शायद ऐसा पता है कि बढ़ा दी गई है, बट अगर इन लोगों को नामांकन नहीं भर पाएंगे तो इनका इस विद्यालय में पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह पाएगा। क्योंकि नामांकन नहीं भर पाएंगे तो एग्जाम्स में नहीं। नामांकन क्यों नहीं भर पा रहे हैं लोग? सर, डेट नहीं है, ये मतलब विद्यालय का काम है। नामांकन फॉर्म वहीं से आते हैं, पोर्टल बंद है, चालू नहीं हो रहा पोर्टल। क्यों, जब भरा था आपने फॉर्म तो उस समय तो आया होगा ना? नहीं सर, ये दिक्कत ये जो CLC राउंड के बाद बच्चों ने जिनको एडमिशन मिले थे आंदोलन में 25% सीट बढ़ाई गई थी, ठीक है, ये ऑफलाइन एडमिशन वाले हैं सर, तो इनके नामांकन के पोर्टल चालू नहीं हो रही। गवर्नमेंट का प्रिंसिपल क्या बोलते हैं इस संबंध में? जब प्रभारी प्राचार्य गोविंद सिरसाठे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में समस्या का निराकरण हो जाएगा। हाँ, वो छात्र मुझसे भी मिले थे आज जो है वो, और मैं आज तक श्रीवास्तव सर के अनुपस्थिति में उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मैं अभी प्रभारी प्राचार्य का दायित्व संभाला हुआ हूँ। उन बच्चों ने बताया कि वो ऑफलाइन एडमिशन हुआ था उनका, उनके पोर्टल पर जो है नामांकन की प्रक्रिया एक्सेप्ट नहीं हो रही है, और इसके लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर जो है वो जानकारी भेजी गई है, और वहाँ से 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। सर, कितने बच्चे हैं सर? ऐसे 169 स्टूडेंट हैं। सर, कौन कौन से ब्रांच के हैं? ये BA, BSc और BCom फर्स्ट ईयर और MSc फर्स्ट सेमेस्टर। सर, क्या संभावना की जा रही है अभी? जैसे देखा गया लास्ट डेट है छात्रवृत्ति की। जिस तरह से सर जबलपुर स्वयं गए थे इस काम को लेकर के, तो 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसी संभावना तो व्यक्त की जा रही है। भवन निर्माण ठेकेदार संघ द्वारा 16 नवंबर से 4 दिनों की हड़ताल की जा रही है। बुधवार को एक बैठक के बाद भवन निर्माण ठेकेदार संघ द्वारा इस हड़ताल की घोषणा की गई। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष रमेश पांचे ने बताया कि यह हड़ताल 16 से 19 नवंबर तक रहेगी। रमेश पंचे, अध्यक्ष भवन निर्माण ठेकेदार संघ बालाघाट। आज जो बैठक जो रखी गई थी, किसलिए रखी? भवन निर्माण ठेकेदार संघ जिला बालाघाट को पिछले काफ़ी लंबे समय से शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में शिकायत मिल रही थी। यहाँ पर जो निर्माण करा रहे मकान मालिक एवं हमारे निर्माणकर्ता ठेकेदार बंधुओं के द्वारा निर्माण को लेकर काफ़ी शिकायतें थी। मकान मालिकों के द्वारा बार बार यह कहा जाता था कि हमारे ठेकेदार बंधु के द्वारा जो रेट निर्धारित किए जाते हैं, परंतु उस रेट पर पूरा काम नहीं करते और अनेक प्रकार की असावधानियां बरतते हैं। जैसे रेट को लेके, मेज़रमेंट को लेके, रेट कुछ बताएंगे, मेज़रमेंट कुछ करेंगे। इसी तरह हमारे ठेकेदार साथियों के द्वारा भी यह कहा जाता था कि मकान मालिक हमें बिना ड्राइंग डिज़ाइन बताए रेट तय करवा लेते हैं और उसके बाद हमें अनेक प्रकार के कार्य करवाते हैं। साथ ही साथ पेमेंट का जब बात आती है तो वो लोग साप्ताहिक पेमेंट भी पूरी तरह से नहीं देते। साथ ही साथ जब अंतिम पेमेंट के लिए हम लोग उनसे कहते हैं तो उसमें भी।
जिले की तमाम ग्राम पंचायतों में राशन दुकान स्थापित करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत जनवरी 2018 तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान को स्थापित किया जाना है। इस मंशा को पूरा करने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कुल 187 राशन दुकानों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बाकायदा आवेदन मांगे गए थे, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते विभाग को अब तक 20 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि जिले में वर्तमान में 590 राशन दुकान विधिवत संचालित की जा रही हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने के लिहाज से विभाग 187 नए राशन दुकानों की स्थापना करना चाहता है, जिसकी बाकायदा स्व सहायता समूह, वन समिति सहित अन्य महिला संगठनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, लेकिन संगठनों के द्वारा राशन दुकानों के संबंध में रुचि नहीं दिखाई गई, जिसने विभाग की चिंता बढ़ा रखी है। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान प्रभारी जिला एवं खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। दोनों इसमें हम बात बोल सकते हैं कि अभी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं आ पाई कि इसके लिए ऑनलाइन जाके आवेदन करें, तो इसके लिए कहीं न कहीं जिला प्रशासन की तरफ से हमारा प्रयास अपेक्षित है। इसके लिए हमने सभी स्व सहायता समूहों की मीटिंग बुलाई है, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनसे भी कोऑर्डिनेट किया है, वन समितियों के लिए डीएफओ महोदय से भी संपर्क किया है कि इन लोगों को जो है प्रोत्साहित करें। और आज की डेट में हमें करीब ऐसे 80 लोगों के जो है आवेदन हमें ऑफलाइन प्राप्त हो गए हैं, जिनको हम ऑनलाइन कराएंगे। तो ऐसी संभावना है कि हमारी सभी 187 दुकानों पे एक विक्रेता हम उपलब्ध करा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत जिले की समन्वयक संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में करीब 25 नग लोहे की रैक भिजवाई गई है, जो कि काफी पुरानी और जंगयुक्त है, जिसने संस्था प्रबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि इस समस्या को लेकर संस्था प्रमुख ने बोर्ड को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के संचालन को लेकर समन्वयक संस्था एक एजेंसी की तरह कार्य करती है, जहां स्ट्रांग रूम में बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को काफी समय तक रखा जाता है, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर बोर्ड द्वारा यह सुविधा प्रदान की गई थी। इस संबंध में समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य RK लटारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जो मीटिंग हुई थी 1 अगस्त माह में, उसमें जानकारी दी गई थी कि आपको हर जिले को, मतलब जो समन्वयक संस्था है और जो मूल्यांकन केंद्र है, उसमें सुरक्षित रखने और दीमक इत्यादि से बचाव हो सके उत्तर पुस्तिकाओं का, इसके लिए रेक प्रदाय किए जाएंगे। तो आज माध्यमिक शिक्षा मंडल से एक ट्रक 25 रेक लेकर हमारे पास पहुंचा है। उसमें क्या देखा सर, क्या पाया आपने? अब पाया तो यह है कि रेक एकदम नवीनतम तो नहीं है, ऐसा लगता है देखकर कि उपयोग किए हुए हैं या पुराने हैं, और कुछ में जंग भी लगी हुई। इसी प्रकार हमने उनको अपनी पावती भी दी है कि पुराने रेक हमें प्राप्त हुए हैं और उन्हें कुछ जंग युक्त है, और यदि ऐसे जंग युक्त अनुपयोगी होंगे तो इसकी सूचना अलग से हम उनको भेजेंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर उनके चाहने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों ने बुधवार को जामा मस्जिद चौक से जुलूस आला हजरत निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों का गश्त लगाते हुए पुनः जामा मस्जिद चौक पहुंचा। आयोजित इस जुलूस आला हजरत में नात खां आला हजरत द्वारा लिखी गई नात गाते नजर आए। साथ ही जुलूस में शामिल इमामों ने आला हजरत के पैगाम को जन जन तक पहुंचाया। जुलूस आला हजरत के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ईमान तंजीम के प्रदेश संगठन मंत्री शोएब खान ने बताया कि आला हजरत के उर्स मुबारक, कुरान खानी, मिलाद शरीफ, कुल शरीफ की फतह सहित लंगर आदि का इंतजाम किया गया है। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज उर्स की तारीख है और इनका ये 99वां उर्स है। तो उनके चाहने और मानने वालों ने एक अकीदत के साथ और शान व शौकत के साथ जुलूस की शक्ल में एक पैगाम देने का
काम किया, जो उन्होंने मोहब्बत का, आपसी भाईचारे का और सूफीवाद का जो संदेश हम तक पहुंचाया है, और हमने इस जुलूस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया और आगे उनके मिशन को हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वाराणसी प्रवास पर पहुंचे स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी का मंगलवार को लालबर्रा में भव्य स्वागत किया गया। यहां ब्राह्मण समाज के लोगों और अधिवक्ताओं ने उनसे चर्चा की। लालबर्रा तो पहले से ही अच्छा है। लालबर्रा में तो पहले प्रदेश को नेतृत्व दिया है। हाँ, तो लालबर्रा तो अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। क्या चर्चाएं हुई है समाज के लोग के साथ में, कुछ खास? समाज के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह हों, तो उसके लिए रूपरेखा मैंने उनको कहा कि वो बनाएं। उस रूपरेखा में हम सब लोग मिल करके अधिवक्ता संघ की ओर से भी, चूँकि अधिवक्ता संघ ने मान्यता देने की बात कही है, तो उसका एक प्रोफार्मा आता है, मैंने सरेटा जी से बात करा दी और वो प्रोफार्मा आ जाएगा, ये यहाँ से भेजेंगे। काफ़ी दिन से यहाँ मांग भी चल रही कि न्यायालय खोला जाए करके, उस ओर में कुछ? वो तो है, हर जगह खुलेंगे, अभी इसका भी नंबर आएगा। कब तक ऐसा संभावित है सर? ऐसा संभावित नहीं बता सकते, परंतु निश्चित रूप से आएगा। लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कक्ष सज्जा, रंगोली और पुष्प सज्जा सहित अनेक प्रतियोगिताओं में इन छात्र छात्राओं द्वारा अच्छी रुचि दिखाई गई। बाल दिवस कार्यक्रम के दौरान ही गत वर्ष की गई घोषणा के अनुसार टॉपर्स बच्चों को नगद इनाम भी दिया गया। आपको बता दें, इस इनाम की घोषणा उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक एवं कर विभाग के आयुक्त बोरी निवासी मुकेश मेश्राम द्वारा की गई थी। बाल दिवस पर आयुक्त प्रतिनिधि रमेश मेश्राम द्वारा टॉपर छात्र छात्राओं को इनाम की यह राशि प्रदान की गई।
आज 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पुष्प सज्जा, कक्षा सज्जा और क्विज कंपटीशन और नृत्य मिडिल स्कूल के द्वारा नृत्य तो काफ़ी उत्साह से मनाया गया। बहुत अच्छे से भाग लिया बच्चों ने। बच्चों के लिए हमारी ओर से मिष्ठान की व्यवस्था की गई थी। बाल दिवस शिक्षकों का आयोजन है, जैसे शिक्षक दिवस बच्चों का है। लालबर्रा के पशु चिकित्सालय में 3 दिवसीय गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन किया गया। जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी की प्रमुख उपस्थिति में हुए समापन कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए और कृषि के साथ पशुपालन पर ध्यान दिए जाने की बात कही गई। जो सोच है किसानों की आय को दुगना करना, कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित अगर वो पशुपालक की ओर ध्यान देगा तो निश्चित रूप से किसान भी मजबूत होगा। पुरस्कार योजना तो एक शासन की आपस में कंपटीशन करने की एक योजना है और इस योजना के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करना है कि हम पशुओं की देखभाल कैसे करें, किस किस्म से उनसे दूध का उत्पादन ज़्यादा लें। बधाई के पात्र हैं जिनका नंबर लगा और बधाई के पात्र वो भी है जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। यह योजना के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है और हम अच्छे से अच्छे नस्ल की गाय भैंस पालने के लिए उत्साहित होते हैं। इस पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह गोपाल पुरस्कार का शुभारंभ किया गया कि अपनी अपनी गायों का नंबर जब से लालबर्रा में लगाए हैं, आपने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, तो आप जिला स्तर में भी नंबर लगाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी गाय भैंस अच्छे से अच्छा दूध दें और जिला स्तर में नंबर लगाएं और राज्य स्तर में भी नंबर लगाएं, जो अपने विकासखंड लालबर्रा का नाम रोशन हो कि लालबर्रा विकासखंड में भी बहुत ज़्यादा गाय दूध देने वाली और भैंस दूध देने वाली यहाँ है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। नवजात बच्चे की हत्या के आरोप में उसकी मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। पुराने अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपने ही नवजात बच्चे की हत्या। शादी के 6 माह बीत जाने के बाद बच्चे को दिया था जन्म। धान खरीदी के पहले दिन कई केंद्रों में नहीं बन पाई अच्छी व्यवस्था। मात्र 9 केंद्रों में खरीदा गया 360 क्विंटल धान। 23 केंद्रों का स्थान बदलकर गोदामों में बनाया गया केंद्र। खरका नाला हत्याकांड का पर्दाफाश, तीनों आरोपी गिरफ्तार। जादू टोने के शक पर की थी हत्या। गर्राबास डिपो के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। पीजी कॉलेज के 150 से ज्यादा छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप के लिए हो रहे परेशान। दूध के धोखे में कीटनाशक पीने वाली बालिका की मौत। गुरुवार से भवन ठेकेदार संघ 4 दिनों की हड़ताल पर। ग्राम पंचायतों में राशन दुकान स्थापित करने के प्रयास हो रहे विफल। 187 नई राशन दुकानों के लिए आए महज 20 आवेदन। और एमपी बोर्ड ने समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय में व्यवस्थाओं के नाम पर भेजा कबाड़। संस्था की बड़ी परेशानी, बोर्ड को लिखा पत्र। और अब समाचार विस्तार से। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।